Hello students, today's topic is percentage purity. Now आपको मैंने लास्ट लेक्चर में परसेंटेज यील्ड के बारे में बताया था। आज हम एक नए तरह का परसेंटेज प्रॉब्लम्स के बारे में डील करने लगे हैं और जो है कि परसेंटेज प्योरिटी। इसमें क्या होता है कि मान लो हमें जो कंपाउंड दिया गया है जिसको हमने रिएक्ट करवाना है वो 100% प्योर नहीं है, वो 100% प्योर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जितना उसका मास लूँगा वो सारे का सारा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। बड़ी कॉमन एग्जांपल है, जैसे हम मान लो चॉक एज अ सैंपल लें तो चॉक में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट तो होता ही होता है पर उसको बाइंड करने के लिए कुछ बाइंडर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 ग्राम ऑफ चॉक लूँगा तो उसमें जो कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट है वो लेस देन 1 ग्राम होगा क्योंकि बाकी हिस्सा तो बाइंडर का होगा। और जो एक्चुअल अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट का होगा उसकी परसेंटेज को हम क्या कह देते हैं, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल। सो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज प्योरिटी? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होता है मास ऑफ प्योर सब्सटेंस और प्योर सैंपल ओवर मास ऑफ इम्प्योर सैंपल टेकन इनटू 100। लेट अस सपोज मेरे को कहा गया कि मेरे पास एक चॉक का सैंपल है जो कि 80% कैल्शियम कार्बोनेट के हिसाब से प्योर है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 50 ग्राम चॉक लेके आ रहा हूं तो मेरे उसके एक सैंपल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहेगा बच्चों, 80% ऑफ 50। तो 80/100 इंटू 50 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 40 ग्राम्स। तो हालांकि मैंने 50 ग्राम्स ऑफ द चॉक सैंपल लिया है लेकिन मेरा एक्टिव इंग्रेडिएंट सिर्फ 40 है क्योंकि मेरे सैंपल की प्योरिटी जो है वो 80% थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, वी डील विद गोल्ड एंड यू नो दैट 100% प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट होता है। अगर मान लो हमने एक गोल्ड ऑर्नामेंट बनाया है और उसमें लिखा गया है उसके ऊपर कैरेट वैल्यू इज़ 20 कैरेट, क्या मतलब कि हमारा गोल्ड का जो सैंपल है वो 100% प्योर नहीं है। 20 उसमें कैरेट है। अगर मान लो 24 पार्ट्स में उस गोल्ड के सैंपल के कर दूं तो उसमें 20 पार्ट्स किसके हैं, मेरे गोल्ड के, और 4 पार्ट्स मैंने कोई और मेटल डाला है। और मेटल क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है और अगर उसमें हम कॉपर या सिल्वर डाल दें तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ आ जाती है, ऑर्नामेंट्स में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो इसका मतलब अगर मेरा जो गोल्ड का सैंपल है, गिवन सैंपल, उसकी अगर मैं प्योरिटी देखना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, एक्चुअल प्योर इसमें कितना है, 20 पार्ट्स, और प्योर गोल्ड जो है उसका कितना है बेटे, 24 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 500/6, तो ये बन जाएगा 83.33%। तो हम कह सकते हैं कि जो 20 कैरेट गोल्ड का सैंपल है उसके अंदर जो गोल्ड की प्योरिटी है वो कितनी है, वो है 83.33%। सो इन दिस वे वी कैन टॉक अबाउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल। तो इससे रिलेटेड बच्चों एक प्रॉब्लम करते हैं, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 50 ग्राम्स ऑफ अ सैंपल ऑफ चॉक विच इज 50% प्योर। तो कैसे करेंगे बच्चों? पहली बात है कि हमें जो सैंपल दिया गया है वो कौन सा है, चॉक का, और उसकी प्योरिटी कितनी है, 50%। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना भी मैं मास चॉक का लूँगा उसमें से सिर्फ 50% ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। तो मास टेकन कितना है, वो है 50 ग्राम, प्योरिटी हमें पता थी वो है 50%। देयरफॉर एक्चुअल प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इन चॉक वो प्योरिटी से निकल आएगा 50% ऑफ 50 ग्राम्स, दैट इज इक्वल टू 50/100 इंटू 50, दैट विल बी इक्वल टू 25 ग्राम्स।
इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैंने 50 ग्राम चौक का सैंपल लिया है, लेकिन जो रिएक्ट करेगा वो सिर्फ 25 ग्राम है, बिकॉज बाकी उसके अंदर बाइंडिंग एजेंट्स या इम्प्योरिटीज़ हैं। अब आप जानते हो जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो क्या पता लगा, 1 मोल से 1 मोल बन रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों तरफ 1 है, इसलिए वो तो इसमें पार्टिसिपेट या इसमें कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 होता है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मास निकालना है सॉरी, तो 44 इसका वो है। तो दैट विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 1/4। सो x विल बी इक्वल टू 44/4, दैट इज इक्वल टू 11 ग्राम्स। एक्चुअल में 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन बाय 25 ग्राम, पर चूंकि हमारा सैंपल इम्प्योर था तो हमारे 50 ग्राम सैंपल ने उतनी कार्बन डाइऑक्साइड दी है जो कि 25 ग्राम ने देनी थी। सो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द इनिशियल सैंपल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हम एक्चुअली ये पता कर लेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। द क्वेश्चन सेज a sample of 10 gram of coke on heating gives 30 grams of carbon dioxide. Find out the percentage purity of the sample. जब आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालने को कहा जाए तो याद रखना, जो मास आपको सैंपल का दिया हुआ है वो आपने कभी यूज़ नहीं करना। वो कहाँ यूज़ करना है, वो यूज़ करना है इन फाइंडिंग द परसेंटेज प्योरिटी। कल मैंने आपको परसेंटेज यील्ड का लास्ट लेक्चर में बताया था, तो वहाँ मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, प्रोडक्ट का जो मास दिया हुआ है उसको यूज़ नहीं करना, उसको एंड पे परसेंटेज वाले फार्मूले में यूज़ करना है। इसी तरह जब परसेंटेज प्योरिटी की बात चलेगी तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने जो रिएक्टेंट का मास दिया गया है उसको यूज़ नहीं करना। तो हम देख लेते हैं जी, कोक है, कोक मीन्स कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न कर दिया, और यहाँ बर्निंग चाहिए वैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो, आफ्टर राइटिंग द इक्वेशन द नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द इक्वेशन। हमने देखा ये इक्वेशन बैलेंस थी। अब मेरे को पता है कि 1 मोल कार्बन जब रिएक्ट करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वलेंट कर दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्री। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स निकालने के लिए हमें मास को एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करना होता है। लेकिन मैंने बताया परसेंट प्योरिटी वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपने कभी भी इस अमाउंट से आपने को यूज़ नहीं करना, इस अमाउंट को आपने यूज़ नहीं करना। तो क्या करेंगे, इसका मतलब हमें कार्बन का अमाउंट निकालना है, क्योंकि कार्बन का वो अमाउंट निकलेगा जो प्योर है। कार्बन का मास 12 होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड 30 ग्राम मिल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 होता है मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 30 × 12/44, 4 3 12, ये बच्चों आ जाएगा 90/11 विच इज इक्वल टू 8.1 ग्राम्स, 8.18 टू बी वेरी प्रिसाइज। अब हमारे पास जो कोक था वो कितना था, 10। ये जो आपके पास मास आया है वो प्योर कार्बन इन कोक, वो आ गया 8.18। इम्प्योर कोक का मास कितना था बच्चों, 10 ग्राम्स। आपको परसेंटेज निकालना आता ही है, प्योर ओवर इम्प्योर इंटू 100, दैट इज 8.18 ओवर 10 इंटू 10, 81.8% वुड बी द आंसर।
नाउ अनदर फॉर्म ऑफ परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इज परसेंटेज कंपोजिशन। आपको याद होगा मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन का एक तरीका बताया था कि जब किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है, मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर निकालनी हो तो मैं कहूँगा कार्बन की परसेंटेज क्या होएगी, कार्बन इसमें 1 है 12 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 44 इंटू 100। नाउ दिस परसेंटेज कंपोजिशन इज द कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। लेकिन यहाँ आज मैं जो परसेंटेज कंपोजिशन की बात करने वाला हूँ वो है कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर। नाउ यू मिक्सचर यू नो it is a combination in which 2 or more components are present. जैसे मान लो आयोडाइज्ड सॉल्ट, वो एक मिक्सचर होता है क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड तो मेन इंग्रेडिएंट है सॉल्ट का, साथ में सोडियम आयोडाइड थोड़ा सा डला रहता है। एक हमारे पास बड़ा कॉमन मिक्सचर है मैग्नीशियम कार्बोनेट विद कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा हमारे पास जो मिक्सचर कॉमनली होते हैं जैसे अलॉयज होती हैं, जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की अलॉय होगी। अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं ऐसा मिक्सचर अपने हाथ में लूँगा तो उसमें कुछ पोर्शन NaCl का होगा, कुछ पोर्शन NaI का होगा, सिमिलरली कुछ पोर्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट का होगा, कुछ पोर्शन उसका कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। अब कितना अमाउंट किस सब्सटेंस का है उसके बेस पे हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरा एक मिक्सचर है, उसमें 2 कंपोनेंट हैं A एंड B। A का जो मास है वो स्मॉल a ग्राम्स है और B का जो मास है वो स्मॉल b ग्राम्स है, तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना हो गया A प्लस B ग्राम्स। तो अगर मेरे को कोई पूछे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ A, that will be equal to mass of A over total mass of the mixture into 100. Similarly कोई पूछे जी परसेंटेज ऑफ B कितना होगा, मास ऑफ B A प्लस B इंटू 100। अगर मेरे मिक्सचर में सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं और मैं उनके परसेंटेज निकाल रहा हूं तो यू शुड रिमेंबर दैट वट एवर परसेंटेज यू गेट द सम ऑफ द परसेंटेज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 100। तो अगर मान लो मैं कहूँ मेरे पास मैग्नीशियम एल्युमिनियम अलॉय है और उसमें 20% मैग्नीशियम और 80% एल्युमिनियम है, तो दैट विल बी कॉल्ड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दिस अलॉय। मीन्स if I take magnesium aluminum alloy and if I take 100 gram sample of this alloy, chemically I will be having 20 grams of magnesium and 80 grams of aluminumate। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास मान लो ये एक एल्युमिनियम की रॉड है और यहाँ पर मैग्नीशियम होगा और यहाँ पर एल्युमिनियम होगा, ऐसा नहीं होगा। It will be homogeneously distributed, but chemically when I calculate and I react it will react in such a way that there is a 20 gram or 20% magnesium and 80% aluminum. So this value of percentage of various constituent of a mixture is known as percentage composition. अब percentage composition related बच्चों न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और ज़्यादातर इसमें ये होता है कि हमारे पास कुछ गिवन मास ऑफ मिक्सचर दिया रहेगा, हम उसकी कोई रिएक्शन करेंगे और उस रिएक्शन से हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और उस प्रोडक्ट के बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन कंपोनेंट A का था, कितना B का था। उससे हमें मास ऑफ A और B पता लग जाएगा एंड देन वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन। लेकिन एक बात याद रखना, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमें स्टोइकियोमेट्री प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। उसमें क्या है, मास के साथ मास को, मोल्स के साथ मोल्स को, मास को वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन आवर प्रॉब्लम। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको 2 प्रॉब्लम्स करवाता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा हाउ यू कैन डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन। तो बेटे सबसे पहला प्रॉब्लम हम करने लगे हैं, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम सेज
1 gram of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate on heating gave 240 ml of carbon dioxide at STP. Calculate the percentage composition or composition of the mixture. तो क्या आपको समझ आया इस स्टेटमेंट से कि हमारे पास एक मिक्सचर दिया गया है और उसके अंदर क्या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। जब हमने इस मिक्सचर को हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली? 240 ml एट STP। मिक्सचर कितना लिया है? 1 ग्राम। स्टेटमेंट को समझते ही मेरे को पता लग गया कि ये मास और वॉल्यूम का रिलेशन है। मास वॉल्यूम रिलेशन वाली प्रॉब्लम्स में याद रखना, STP बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बिकॉज STP होगा तो मोल्स के साथ उसको कोरिलेट कर पाओगे, अगर नहीं होगा तो STP पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ बाय चांस हमें STP में दिया हुआ है तो देयर इज नो नीड फॉर दैट कन्वर्जन। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं। मास ऑफ मिक्सचर कितना दिया है बच्चों में? 1 ग्राम। लेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसको x मान लेते हैं। तो मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना रहेगा बच्चों? 2 ही हैं कंपोनेंट, तो 1 - x ग्राम्स हो जाएगा। अब होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट भी डीकंपोज जब करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी जब डीकंपोज करता है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हम दोनों की स्टोइकियोमेट्री को कैलकुलेट कर लेंगे उसके बेस पे। देखिए 1 मोल, बैलेंस इक्वेशन, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज आई हैव टू टेक मास एंड वॉल्यूम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 100 ग्राम्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मैं मॉलिक्यूलर मास भी ले सकता हूँ 44, लेकिन मेरे को वॉल्यूम चाहिए क्योंकि वॉल्यूम दी है, मिलीलीटर में दी है। तो 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 22400। मेरे पास कितना कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे मिक्सचर में? x ग्राम्स। इसका मतलब x ग्राम से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है मैं पता कर लूंगा। ओके, सिमिलरली 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है। इसका मास बनता है बेटे 24 + 12 + 48। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं, कैल्शियम ये जो कार्बोनेट होता है इसका 60 होता है, 60। तो जो भी एलिमेंट आता है उसमें ऐड करते जाओ। जैसे 60 कैल्शियम का 40, 100 हो गया। 60 मैग्नीशियम का 24, 84 हो गया। तो 84 ग्राम से बेटे 22400 ml एट STP बनेगी। अब आपके पास कितना है बच्चों मैग्नीशियम कार्बोनेट? 1 - x। कितना है? 1 - x। इससे पता कर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 वो किसके इक्वल होगी बच्चों? वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन बाय कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन बाय MgCO3। कैल्शियम कार्बोनेट से कितनी लगेगी बेटे? 100 से इतनी बन रही है, 1 से 22400 बाय 100 और x से इंटू x, ये 2020 कर जाएंगे, ये आ जाएगी बच्चों 224x। सिमिलरली 84 से इतनी बनती है तो इतने से कितनी बनेगी? यूनिटरी मेथड लग रहा है। अब चूंकि ये हमने 100 से सीधा डिवाइड हो गया था, वैल्यू थोड़ी इजी बन गई है, तो क्यों ना यहाँ पे भी हम ऐसा ही कर लें। 84 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 266.7। तो ये बन जाएगा 266.7 इंटू 1 - x। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? वो है 240। यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 240 इक्वल टू 224x प्लस 266.7 माइनस 266.7x। ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 26.7 बच जाएगा इधर।
तो x कितना आ जाएगा 26.7 और 42.7 0.625। जो आपने x वॉज कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 0.625, तो फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होगा 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0.375। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगी 0.625 बाय 1 टोटल मास था इंटू 100 62.5, और ये कितनी आ जाएगी 0.375 ओवर 100 ओवर 1 इंटू 100 दैट इज 37.5%। लेट मी रिपीट वंस अगेन। जब कोई मिक्सचर जिसके कि दोनों ही कंपोनेंट रिएक्टिव हुए तो हमें उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालनी है, हमने देखना है कि दोनों में से कॉमन प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड वाज द कॉमन प्रोडक्ट, वो वॉल्यूम में दिया गया था, मिक्सचर का मास ग्राम्स में दिया गया तो हमें समझ आ गया मास वॉल्यूम वाला न्यूमेरिकल है। मैंने मिक्सचर के मास को 1 लिया हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को x मान लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट को 1 माइनस x मान लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट होता है तो क्या बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोइकियोमेट्री से x ग्राम के लिए कितना बनेगा हमें पता लग गया, यहाँ 1 माइनस एक्स से कितना लगेगा पता लग गया। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हमने वॉल्यूम ऐड कर दिया और वहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है x की वो कौन सी वैल्यू है कैल्शियम कार्बोनेट की। 1 में से माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों मैग्नीशियम कार्बोनेट की। और परसेंटेज निकालने का तरीका आपको आता है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास ओवर टोटल मास इंटू 100। तो बच्चों एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इस बार मैंने जो प्रॉब्लम ली है उसमें जो वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड है वो STP के ऊपर नहीं ली। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें मोल कॉन्सेप्ट या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करनी है और जहाँ पे गैस की वॉल्यूम इन्वॉल्व हो जाएगी STP बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम ऑफ एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम दैट इज ट्रीटेड विद HCl to give magnesium chloride, aluminum chloride along with the evolution of hydrogen gas. But the hydrogen gas is collected over mercury at 0 degree Celsius and 0.92 atmosphere pressure and it occupies a volume of 1.2 liter. Calculate the percentage composition. सेम यूज़ करना है प्रिंसिपल हमें कि मिक्सचर का मास कितना है बच्चों 1 ग्राम, एल्युमिनियम का मास कितना हो गया x ग्राम्स, मैग्नीशियम का कितना हो गया 1 माइनस x ग्राम्स। सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया मास का। फिर हमें एक काम पहले कर लेना है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड V1 कितनी है 1.2 लीटर। किस प्रेशर पे की है बच्चों हमने 0.92 ATM पे, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। इसी तरह क्योंकि ये वॉल्यूम STP कंडीशन नहीं है तो हमें वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा एट STP कंडीशन। STP पे टेम्परेचर तो 273 ही होता है, प्रेशर 1 ATM हो जाएगा। You know when we increase the pressure what happens, the volume decreases। बॉयज लॉ आप सब लोग जानते हो, rise in the pressure leads to decrease in the volume if the temperature is constant। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, हमारा वॉल्यूम इससे कम आना चाहिए, इससे ये कंफर्म हो गया। तो हम P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ से बच्चों हम V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो बन जाएगी P1 V1 इंटू T2 ओवर T1 P2। P1 कितना है जी 0.92, V1 कितना है 1.2, टेम्परेचर 273 ओवर 273 इंटू P2 कितना है 1 एटमॉस्फेयर। द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.04 लीटर्स। ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड आ गई। तो अब बच्चे मेरे पास 2 रिएक्टेंट हैं। पहला है एल्युमिनियम जिसको हमने जब HCl से रिएक्ट कराया तो इसने बना दिया एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। दूसरा है मैग्नीशियम जिसको हमने हाइड्रोक्लोराइड से रिएक्ट करवाया तो इसने बना दिया MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं।
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये 2 हो जाएगा, ये 6 HCl हो जाएंगे तो 3H2, मतलब 2 मोल्स एल्यूमिनियम 3 मोल्स हाइड्रोजन बना रहे हैं। मतलब 2 इंटू 27 ग्राम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, 3 इंटू 22.4 बना रहे हैं। हमारे पास एल्यूमिनियम कितना हमने अज्यूम किया, x, तो x के लिए कितना बनेगा देख लेते हैं। 3 इंटू 22.4 ओवर 2 इंटू 27 इंटू x, which comes out to be 67.2 over 54 into x। ये हाइड्रोजन आ गई फ्रॉम एल्यूमिनियम। दूसरा ले लेते हैं बच्चों, बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस हो गया ये तो इजीली है। तो 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है, मतलब 24 ग्राम से 22.4 बन रही है। ट्वेंटी 22.4 बन रही है। तो 1 से कितनी बनेगी बच्चों, 22.4 डिवाइडेड बाय 24। 1 से कितनी बनेगी, और 1 माइनस एक्स से कितनी बनेगी बच्चों, 22.4 बाय 24 इंटू 1 माइनस एक्स। टोटल हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन फ्रॉम एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन फ्रॉम मैग्नीशियम। टोटल कितनी आई है, 1.04 लीटर अभी निकाली थी एसटीपी पे। और एल्यूमिनियम से कितनी आई है, 67.2 बाई 54 इंटू एक्स, और वो कितनी आई है 22.4 बाई 24 इंटू 1 माइनस एक्स। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो। तो x की वैल्यू आती है बच्चों 0.5486, चेक कर लेना। और ये x क्या था, एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम कितना होगा बच्चों, 1 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0.451 एंड 4। निकालना क्या था हमें, परसेंटेज। तो परसेंटेज एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी, 0.5486 ओवर मिक्सचर का मास 1 इंटू 100 दैट इज 54.86%। और परसेंटेज मैग्नीशियम कितनी हो जाएगी, 0.4514 बाई 1 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 45.14%. So this is how you can determine the percentage composition of a mixture. I repeat once again, मेरे पास एक मिक्सचर था, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की अलॉय थी बेसिकली, जिसको कि मैंने HCl से रिएक्ट करवाया, तो दोनों रिएक्ट कर गए कंपोनेंट, और उन्होंने एक कॉमन प्रोडक्ट दिया हाइड्रोजन गैस, जो कि एक डिफरेंट कंडीशन पे था। तो मैंने डिफरेंट कंडीशन को पहले HTP पे कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने कहा कि मिक्सचर इतना है, एक कंपोनेंट इतना होगा, दूसरा 1 माइनस इतना हो जाएगा। दोनों का रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री बनाई, वहाँ से मैंने पता किया कि अगर उनका x ग्राम रिएक्ट करता तो कितनी हाइड्रोजन बनती, अगर इसका 1 माइनस एक्स रिएक्ट करता तो कितनी हाइड्रोजन बनती। उन दोनों को ऐड कर दिया, वो टोटल हाइड्रोजन के इक्वल होगा, और वहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा जो कि मास ऑफ एल्यूमिनियम है, और वहीं से मेरे को मैग्नीशियम के मास का भी पता लग जाएगा, एंड देन आई कैन फाइंड आउट द परसेंटेज इन ए यूजुअल वे। सो इन केमिस्ट्री वी कम अक्रॉस 3 टाइप ऑफ परसेंटेजेस। परसेंटेज यील्ड, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा। परसेंटेज प्योरिटी, अगर आपका सैंपल 100% प्योर नहीं है तो उसका एक पोर्शन जो है वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा। तो कई बार आपको परसेंटेज प्योरिटी दी रहेगी, तो आप टोटल अमाउंट की परसेंटेज निकाल के एक्टिव इंग्रेडिएंट का मास निकाल के कैलकुलेशंस करोगे। या आपको ये कहा जाएगा कि हमने एक कंपाउंड को यूज़ किया, ये प्रोडक्ट बने, बताओ क्या ये 100% प्योर है या कम है। तो फिर हम उसका जो मास लिया है उसको कंज्यूम यूज़ नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, हम प्रोडक्ट से पता करेंगे कि इतने प्रोडक्ट कितने से बनना था, और अगर वो जो अमाउंट हम निकालेंगे वो हमारे एक्चुअल अमाउंट के इक्वल आ जाता है जो हमने लिया था, तो फिर तो 100% प्योर है। लेकिन अगर उससे कम आता है तो इसका मतलब हमारा कंपाउंड जो है वो 100% प्योर नहीं था। तीसरी तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन में, और उसमें क्या होता है, हम एक मिक्सचर बना लेते हैं 2 कंपोनेंट का,
और बाय चांस दोनों कंपोनेंट जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं। अगर वो दोनों रिएक्टिव, हम उनको कॉमन रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं और एक कॉमन प्रोडक्ट बनता है। उस कॉमन प्रोडक्ट के अमाउंट को चेक करते हुए हम कैलकुलेशंस करते हैं और वहाँ से हम परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज कंपोजिशन और परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनमें प्रिंसिपल ऑफ स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व होना ही है। आपने ये देख लेना है कि कौन से रिएक्टेंट और कौन से प्रोडक्ट की हमने बात करनी है, उनका मास इन्वॉल्व है कि मास वॉल्यूम इन्वॉल्व है। आई होप आपको परसेंटेज की जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस बारे में कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।